दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में वर्धन वंश। वर्धन वंश की शुरुआत कब होती है, कौन करता है, इसमें इम्पोर्टेंट राजा कौन कौन से हुए हैं, वो सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हरियाणा में इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सीईटी का हो या उसके बाद कोई मेंस एग्ज़ाम हो, ये जो वर्धन वंश है ये इससे बहुत बार हर बार क्वेश्चन एक न क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। ठीक है, तो सब स्टार्ट करते हैं जी वर्धन वंश के बारे में। इसकी जो शुरुआत है वो पुष्यभूति नामक सरदार या राजा थे, वो करते हैं। वो कौन थे? इनसे पहले वर्धन वंश से पहले किसका शासन था हरियाणा में? गुप्त शासन था। गुप्त का जो था वो शासन था। तो गुप्त के समय जो है वो सामंत सरदार थे। कौन? पुष्यभूति। तो जैसे जैसे गुप्त वंश जो है, गुप्ता वंश जो है आराम आराम से जो धीरे धीरे जब ख़त्म होने लगा, तब ये पुष्यभूति क्या करता है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और यहाँ पे वर्धन वंश की शुरुआत करता है। ठीक है, जब ये होता है पुष्यभूति हरियाणा में होता है, उस समय हरियाणा को क्या कहा जाता है जी? श्रीकंठ जनपद जो है वो कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। छठी शताब्दी में ये समय होता है, ये सब काम होता है। ठीक है, तो छठी शताब्दी में वर्धन वंश की स्थापना हो जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि वर्धन वंश की स्थापना कब होती है? छठवीं शताब्दी में वर्धन वंश की स्थापना हो जाती है। पुष्यभूति जो है वो किसका उपासक था? शिव का उपासक था। ये इम्पोर्टेंट बात इस वजह से है क्योंकि पुष्यभूति फिर थानेश्वर में क्या कराता है? प्राचीन स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। कौन कराता है? पुष्यभूति। अब इसको तोड़ा भी जाता है, किसके द्वारा तोड़ दिया जाता है? मोहम्मद गोरी के द्वारा तोड़ दिया जाता है। दोबारा से इसका पुनर्निर्माण होता है। कौन कराता है? मराठा सरदार सदाशिव भाव। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, पुष्यभूति वंश के जो है वो वैश्य जाति से संबंधित जो है वो रहता है। ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे। इसके 6 राजा रहे हैं। अब 6 राजा में से हमको इम्पोर्टेंट कहाँ से पढ़ना है? प्रभाकर वर्धन से पढ़ना है। ठीक है, पुष्यभूति के बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है, नरवर्धन के बारे में दिया गया है। नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन आता है, उसके बाद आदित्यवर्धन और फिर आता है जी प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी, 2 बेटे थे, राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। एक इनकी बेटी थी राजश्री, जिसकी शादी कहाँ पे होती है जी? कन्नौज में हो जाती है। और ये बात मैंने क्यों बोली है कन्नौज में? क्योंकि इससे आगे इसका लिंक मिलेगा आपको वर्धन वंश का। ठीक है, अब देखो इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन होता है जी? प्रभाकर वर्धन। इसको हूण हरण केसरी बोला जाता है। थानेश्वर को जो है राजधानी बनाता है। कौन बनाता है थानेश्वर को राजधानी? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थानेश्वर को राजधानी बनाता है। हर्षवर्धन ने कन्नौज शासक देवगुप्त को मारा। अब डायरेक्ट कन्नौज पे हम कहाँ पे चले गए? जो राजश्री है उसकी जो शादी है वो कहाँ पे होती है? कन्नौज में होती है। तो कन्नौज का जो शासक है वो मार दिया जाता है, किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। ठीक है, और इसका एक दोस्त था। तो हर्षवर्धन किसको मारता है जी? कन्नौज के शासक देवगुप्त को मारता है और अपनी बहन राजश्री के साथ मिलकर किसको संभालता है? कन्नौज को संभालता है। उसके बाद जब इसको कन्नौज भी संभालना है और थानेश्वर भी संभालना है, फिर क्या करता है हर्ष? कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा किसको बोला जाता है जी? हर्षवर्धन को बोला जाता है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम इम्पोर्टेंट हो जाता है शिलादित्य। शिलादित्य है, और इसको कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा हातिम बोला जाता है। हातिम क्यों बोला जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वर्धन वंश के किस राजा को हातिम बोला जाता है? आपका आंसर क्या रहने वाला है? हर्षवर्धन को। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें एक दान देने वाला गुण जो है, बहुत ज़्यादा दान दिया करता था, इस वजह से इसको हातिम कहा जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके समय में एक व्यक्ति आता है जी, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट इसके यहाँ पे आता है। इसकी रचनाएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। 2 रचना करता है ये, हर्षचरित और कादम्बरी। ये नाम याद रखोगे, बाणभट्ट 2 रचनाएं करता है, हर्षचरित करता है और कादम्बरी करता है। खुद हर्ष भी एक बहुत बड़ा लेखक था। 3 रचनाएं ये करता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये इम्पोर्टेंट हो, ये 5 की 5 आपको बिल्कुल याद करनी है। हर्षचरित और कादम्बरी तो बाणभट्ट करते हैं,
प्रियदर्शी का नागनंद और रत्नावली कौन करता है? हर्ष जो है इसकी रचना करता है। अच्छा, इसके समय में एक चीनी यात्री आता है, नाम है जिसका हेनसेंग। ये कब आता है? 629 में ये भारत आता है। अब हमको भारत में नहीं पढ़ना है, हरियाणा में पढ़ना है, तो थानेसर में ये रहता है कब से कब तक? 636 से लेकर के 644 तक जो है, लगभग ये 8 साल जो है वो थानेसर में रहता है हेनसेंग। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 636 से 644। कई बार पूछा गया कि किस समय में जो हेनसेंग है वो हरियाणा में रहता है, तो 636 से 644 ईस्वी में ये यहाँ पे रहता है। इम्पोर्टेंट हो जाती है इसकी पुस्तक। किसकी पुस्तक है ये? हेनसेंग की पुस्तक है ये। नाम जिसका क्या है? CU की है। किसके बारे में बात करता है? हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ तो हर्ष जो राजा रहा है वर्धन वंश का, उसके बारे में बात होती है किसमें? CU की में। और बातें भी भारत के बारे में बताता है, बट हरियाणा के बारे में, वर्धन वंश के बारे में बताता है। हर्षकाल की जो है मुद्राएं मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? सिक्के मिले हैं, सोनीपत से मिले हैं। सोनीपत से साथ साथ और क्या मिला है? इंडो ग्रीक के सिक्के भी मिले हैं। तो सोनीपत से 2 चीज़ें मिली हैं, 2 समय की चीज़ें मिली हैं। एक हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं और दूसरी मिली है इंडो ग्रीक के सिक्के सोनीपत से। इम्पोर्टेंट है, ये रहने वाला है। अब यहाँ पे समय में जो है थानेसर तो था ही इम्पोर्टेंट, तो मथुरा भी इसके समय में इम्पोर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, नर्मदा, ये इम्पोर्टेंट है ये बात अभी। नर्मदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी। चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने हर्ष को हराया था? पुलकेशिन सेकंड ने। कौन से वंश का राजा था? चालुक्य वंश का। नदी कौन सी थी? नर्मदा नदी के किनारे था। ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या करता है? परमेश्वर की उपाधि धारण कर लेता है। तो ये था हमारा आज का वर्धन वंश। ओके, थैंक यू।